हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकल्प द ऑप्शन यूट्यूब चैनल। जैसा हम लोगों ने मेंस का कोर्स स्टार्ट किया है, उस कोर्स को बढ़ाते हुए यूट्यूब पे आज हम लोग एक टॉपिक देखते हैं कि साइंस एंड टेक में क्या बेहतर तरीके से एनर्जी चैप्टर को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एनर्जी चैप्टर अगर हम बात करें, ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात किया जाए, इसमें मेजर मेजर क्या क्या पढ़ना होता है, मैं आज आपको इस बात का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं और आगे के लेक्चर्स में इसी पे बात होगी। अगर ये चैप्टर में आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो इसी पे बात होगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा के हमें पढ़ने होते हैं कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं जिनसे हम बिजली बना सकते हैं या काम कर सकते हैं। फिर उस स्रोतों में ये देखा जाता है कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतें होती है। ठीक है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में दो स्रोत सबसे ज्यादा काम का है, कोयले से बिजली बनाना और परमाणु ऊर्जा जिसमें हम यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात अगर हम करें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो सबसे फेमस दुनिया में सबसे ज्यादा इसी की चर्चा अभी चल रही है सौर ऊर्जा। फिर बात हो रही है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बात हो रही है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा के बाद आता है जल विद्युत, जिसका योगदान इन दोनों के बाद सबसे अधिकतम माना जाता है। फिर पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, तो हमारे पास ज्वारीय ऊर्जा भी है जिसको हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं, इससे भी आप बिजली बना सकते हैं। फिर भूतापीय है, भूतापीय ऊर्जा है अपने पास, इससे भी बिजली बनाया जाता है। फिर बायोमास आता है, इसका योगदान है पर बहुत ही प्रतिशत वाइज देखा जाए तो इसका योगदान बहुत ही कम है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है एनर्जी चैप्टर में। ठीक है, तो आज मैं आपको बस थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन बताता हूँ सौर ऊर्जा से पेपर क्या आएगा, सौर ऊर्जा क्या होता है, इसमें क्या क्या प्लस माइनस है चीजें, ये हमें देखना है। और साथ साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या भारत और बिहार सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आगे देखें, ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, अब इस इंट्रो पार्ट में एक और चीजें दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ मैं। जैसे इस इंट्रो पार्ट में आप थोड़ा मैप, साइंस के टीचर होने के कारण मैप में थोड़ी सी पकड़ उतनी अच्छी हमारी नहीं है। अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री के टीचर होते हैं तो थोड़ी सी डायग्राम मेरा बेहतर बनता है, पर काम चलाओ हम लोग बना ही लेते हैं, काम चलाओ बना ही लेते हैं। देखिए, ये कर्क रेखा जो जाती है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इस कर्क रेखा के ऊपर बीच में इक्वेटर जाएगा नीचे की ओर, फिर उसके नीचे आपका 23.5 डिग्री साउथ आपका मकर रेखा जाती है। तो मकर रेखा और कर्क रेखा का जो बीच का रीजन है ग्लोब में, वो कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन में लगभग साल के 300 दिन याद रखिएगा सौर किरणें मिलती हैं। और उस रीजन में ये भारत का हिस्सा आता है। और यहाँ पर जो राज्य हैं जो इस लाइन पर हैं, इस लाइन पर हैं, उस लाइन पर जितने राज्य हैं, या लाइन के नीचे जो राज्य हैं, उनके पास ये क्षमता है कि साल में लगभग 300 दिन का औसतन धूप का वो सौर ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल तो है। अगर हम बात करें आज हम किसकी बात करेंगे, सौर ऊर्जा की बात करेंगे, तो हमारे पास क्षमता तो है कि हम अपनी सौर ऊर्जा की
क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन में क्या कर सके, बदल सके। पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण से भारत 300 दिनों की पूरी सौर ऊर्जा क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पाता, और हमें और क्या क्या आगे की पहल या रणनीति रखनी चाहिए जिससे हम स्वच्छ ऊर्जा, जिसको सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा बोलते, उसके हिसाब से बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक है, और एक बात बताता हूं, देखिए 3 चीजें होती हैं सर। एक होता है स्वच्छ ऊर्जा, एक होता है हरित ऊर्जा, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा। इसको बोलते हैं क्लीन एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, और इसको बोला जाता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। क्लियर कट है? तीनों में क्या अंतर है? तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर तीनों में एक छोटी छोटी सी मीनिंग का अंतर है। स्वच्छ ऊर्जा वो होता है जो हवा को प्रदूषित ना करे। हरित ऊर्जा वो होता है जो प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा में जो जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति से ऊर्जा बनाए। और नवीकरणीय ऊर्जा वो है जिनका दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हरित ऊर्जा में एक और बात ध्यान रखना, प्रकृति से ऊर्जा बनाने की जगह आप इसको इस हिसाब से देखें, आप इसको दूसरे एंगल से समझा जाए तो प्रकृति को प्रदूषित ना करे, आप ऐसे मान के चलिए। तो सर अंतर क्या है, स्वच्छ ऊर्जा हरित ऊर्जा में अंतर क्या है? अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो हम उसको कहाँ रखेंगे? तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा भी होती है, हरित ऊर्जा भी होती है, नवीकरणीय ऊर्जा भी होती है। जल विद्युत की बात करें, जल विद्युत भी तीनों होता है। पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा भी तीनों होता है। पर अगर मैं बात करूं कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है, परमाणु ऊर्जा में परमाणु में यूरेनियम लगता है, यूरेनियम सीमित मात्रा में है, दोबारा पैदा नहीं होगा। नवीकरणीय ऊर्जा तो नहीं होगा। ठीक। हरित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते तो भूमि और जल प्रदूषित होते तो हैं, इसलिए प्रकृति को प्रदूषण तो करेगा ही, किसी ना किसी तरह से जल को करे या भूमि को करे। तो हम परमाणु को हरित ऊर्जा में भी नहीं रखेंगे। पर परमाणु ऊर्जा से हवा प्रदूषित नहीं होती है, तो परमाणु ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा मानते हैं। समझ में आ रहा है? ये तीनों टर्म याद रखिएगा, तीनों टर्म पढ़ने लिखने और समझने में लगभग सभी को सेम लगते हैं, पर इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। सर इस अंतर को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आपसे आ जाए कि स्वच्छ ऊर्जा क्या होती है, स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका देश के विकास और पर्यावरण को बचाने में क्या अहम भूमिका है, इस पे चर्चा करें, सरकारी पहल और चुनौतियों की बातें करें। तो जब स्वच्छ ऊर्जा की बात आएगी लिखने की, तो आपको परमाणु ऊर्जा को भी स्वच्छ ऊर्जा में लिखना है, और साथ ही साथ में परमाणु ऊर्जा को भी स्वच्छ ऊर्जा में लिखना है। और ये सभी के सभी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जब नवीकरणीय ऊर्जा है वो याद रखिएगा हरित ऊर्जा भी होती है, और याद रखिएगा स्वच्छ ऊर्जा भी होती है। जो जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो हरित ऊर्जा भी है, स्वच्छ ऊर्जा भी है। पर स्वच्छ ऊर्जा में एक और चीज आगे जुड़ जाता है जो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, उसका नाम है क्या, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो स्वच्छ पूछे तो हवा को दूषित ना करे ऐसी ऊर्जा की चर्चा करना, हरित ऊर्जा पूछे तो
तो ऐसी ऊर्जा की चर्चा करें जो किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए, ना पानी को दूषित करे, ना भूमि को दूषित करे, ना हवा को दूषित करे, ना पर्यावरण को दूषित करे, किसी तरीके से नहीं। और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो वो सभी नवीकरणीय ऊर्जा की चर्चा करेंगे जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी मात्रा सीमित नहीं है, और जब तक धरती या मानवता रहेगी तब तक वैसे संसाधन आपको मिलते रहेंगे। जैसे हवा रहेगा, पानी रहेगा, सूरज की किरणें रहेंगी, भूतापीय रहेगा, ज्वार भाटा, पानी रहेगा तो ज्वार आता रहेगा, ज्वार आता रहेगा तो ज्वार भाटी से हम लोग ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए, तो यहां पर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि सौर ऊर्जा इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप नोटिस करना एक छोटी सी बात, जैसे राजस्थान, एक सेकंड, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, छत्तीसगढ़, इन सब में आप देखिएगा सौर प्लांट को बोलेंगे संयंत्र, बड़े साइज में मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े साइज में। अगर आप गूगल कीजिएगा कि भारत के सबसे बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो आपको इन्हीं राज्यों में देखने को मिलेगा। वाई सर, इस लाइन के ऊपर के राज्यों में बड़े बड़े प्लांट क्यों नहीं है, एकदम छोटे छोटे काम चला हुआ है? बिहार में देख लीजिए, बिहार में अगर आप बात करें तो आपको पता है एक 20 मेगावाट का सोलर लग रहा है। कहां पे? लखीसराय में। लखीसराय में कौन सी जगह पे? कचरा में। पर कितने का? 20 मेगावाट का। बहुत बड़ा है, बिहार का सबसे बड़ा है। पर बिहार का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो देश के लिए बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट के सामने कुछ नहीं है। राजस्थान में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, 1,000, 500, 1500, 2,000, 5,000 मेगावाट के क्या लग रहे हैं? सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो उनकी तुलना में 20 मेगावाट क्या है? कुछ भी नहीं है। समस्या क्यों है कि हम ज्यादा क्यों नहीं कर सकते? कि हमारे पास सौर ऊर्जा 300 दिनों तक मिले, ये जरूरी नहीं है। तो इस लाइन और लाइन के नीचे अगर आप सर धरती का भारत के हिस्से में कोई भी राज्य है, वो राज्य सौर ऊर्जा की क्षमता को मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए सौर ऊर्जा का थोड़ा बेसिक देखा जाए। और इसमें क्या क्या की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको बताता हूं। एक, हमें चाहिए सोलर पैनल, ठीक है। सोलर पैनल से हमें जोड़ना है बैटरी। बैटरी में हम चीजें जो भरेंगे वो डीसी है। फिर हमें चाहिए इन्वर्टर, और इन्वर्टर के बाद सप्लाई जो है वो घरों में जाएगी। इन सोलर पैनल में जो ये बने होते हैं ये अर्धचालक के बने होते हैं। सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, ठीक है। इन पे सौर किरणें पड़ती हैं, सौर किरणें पड़ती हैं, सौर किरणें पड़ती हैं। सौर किरणें से जो हमें सप्लाई मिलती है, जो ऊर्जा पैदा होती है वो डीसी होती है। आप सभी को पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम लोग बैटरी में भरते हैं। डायरेक्ट करंट से चीजें नहीं चलती तो इन्वर्टर लगाते हैं, तो इन्वर्टर डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में। और इसी एसी से हम लोग घरों की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं।
ये एक बेसिक फीचर्स मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें एक ओवरव्यू, ये हमारे मेंस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यही हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। याद रखना, साइंस एंड टेक में दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सर्च कर लिया, पर अभी तक ऐसा कोई तकनीक नहीं पैदा हो पाया, ना बना है, ना बनने की कोई संभावना है, जो एसी करंट को डायरेक्ट स्टोर कर ले। भंडार अगर हमें करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमें कहीं पर जमा करके रखना है, तो जमा करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि उसको डीसी के फॉर्म में बदलिए। एसी के फॉर्म में कभी भी जमा नहीं हो सकता। आपको मैं आपकी भाषा में समझाता हूं कि आपको डेली लाइफ से समझ में आ जाए। आपके घरों में जो प्लग है, स्विच है, वहां पर हमेशा एसी आता है, तो आप खाली ओनली तार लगा के मोबाइल में जोड़ देते तो एसी आपके मोबाइल में चली जाती। पर मोबाइल में आपको इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना है, तो आपको चाहिए कि स्टोर करने के लिए कुछ लगाया जाए मोबाइल में, तो आप बैटरी लगाते हो। बैटरी डीसी को स्टोर करता है। तो जब आपके पास घरों में एसी आती है, आपको डीसी स्टोर करना होता है, तो आप क्या करते हैं, एक चार्जर लगाते हैं। वो चार्जर कुछ नहीं होता है, एक तरीके का आपका रेक्टिफायर होता है, एक तरीके का रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर इसी डीसी कन्वर्शन को आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल में स्टोर कर लेते हैं। तो अगर हमें सौर ऊर्जा बनाना है, तो खाली सोलर पैनल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लगता है सोलर का पैनल लगा देंगे, तार खींच देंगे, घर में सप्लाई दे देंगे, धूप गिरेगी, बिजली बनेगा और हमारे घर की चीजें चलेंगी, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपको बिजली बनाने के बाद बैटरी की आवश्यकता पड़ सकती है, इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बाद आपको सप्लाई घर पे देनी पड़ेगी। पर अगर ये सौर ये किरणें बहुत कम पड़े, तो यहाँ पे उत्पादन भी बिजली का बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो सौर किरणें अगर जहां ज्यादा पड़ेंगी, ये प्रक्रिया वहां ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। तो अगर ये बेहतर तरीके से काम करेगा, तो आप इस मैप से देखिए, इस मैप से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इस एरिया में भारत का सौर उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन बेहतर होगा, सौर ऊर्जा उत्पादन क्या होगा, बेहतर होगा। तो ये एरिया हमारे लिए वरदान है एक तरीके से, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा सबको पैदा करने के लिए। तो भारत इसी क्षमता को इस्तेमाल करता है। और आप जब कोई भी करंट अफेयर पढ़ें, या कभी भी बजट पढ़ें, या सरकार की कोई स्कीम पढ़े जो सोलर पर आधारित है, राज्य वाइज देखा जाए तो सभी राज्य छोटे छोटे स्कीम एक एक व्यक्तियों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा रूफटॉप योजना चलाई गई है, जिसमें 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के घरों के ऊपर सौर के पैनल्स लगेंगे। वो पैनल देश के किसी भी सौर गरीब के घर में लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लाइन के नीचे रहे, ये जरूरी नहीं है। पर जब सरकार बड़े लेवल पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक क्षेत्र में सोलर पैनल का प्लांट लगाती है, तो उसके पास एक अच्छा विकल्प यही होता है कि वो इस रेखा पे जो राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी का कुछ हिस्सा, ठीक है, झारखंड है, तो उस केस में आपको वहीं से सौर ऊर्जा के प्लांट वहीं पे दिखेंगे। या उससे कहीं बेहतर है कि इस लाइन के कहाँ है, नीचे आया जाए। ठीक है, देख फंडामेंटल बता रहा हूं मैं आपको, फंडामेंटल बता रहा हूं, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। आपको पता है कि अगर हमारे पास सौर ऊर्जा है, इसकी अगर चर्चा करें, ये याद रखिएगा 70 बीपीएससी में ये सौर ऊर्जा ज्योग्राफी में आ गया था। सौर ऊर्जा का क्वेश्चन ये किस पार्ट में आ गया था, ज्योग्राफी में। कितने नंबर का आ गया था, 38 नंबर। पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ क्या है, फायदे क्या है, इसके आधार पर पूछा गया था। तो ठीक है, अगर हम इस सौर ऊर्जा के प्लस की बात करें, इसमें क्या क्या खासियत है, तो हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते, जैसे इसमें पूछा गया था, पर्यावरणीय का पूछा गया था, पर्यावरणीय लाभ देखेंगे और आर्थिक लाभ देखा जाए।
बीपीएससी के मॉडल से देख, वैसे तो और भी चीजें होती है पर हम इसे दो हिस्से में बना। पर्यावरणीय लाभ में पहला क्या है, स्वच्छ ऊर्जा है। नंबर 2 CO2, SO2, NO2 ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है, उत्सर्जन नहीं करता, पर्यावरण के हिसाब से अच्छा है। कार्बन सिंक होता है ये, कार्बन सिंक होता है। सही है, सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक का मतलब होता है कि कार्बन को ये खत्म करता है। कार्बन का कोयला जलाएंगे, कोयला की जगह हम इसको जलाएं, सॉरी इसको चलाएं, तो कोयला जब जल के बिजली पैदा करेगा तो कार्बन का उत्सर्जन करेगा, कार्बन फुटप्रिंट की संख्या बढ़ेगी भारत में। आपको पता होना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट जो होता है उसमें भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। मतलब सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत करता है विश्व में कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पे याद रखिएगा यूएसए आता है और दूसरे नंबर पे याद रखिएगा आपका चाइना आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है, भारत आता है। तो भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करना है तो कोयले की जगह सोलर लगा तो उसमें यह फायदा आ सकता है। क्लियर कट है। आर्थिक लाभ में क्या है, ऊर्जा सुरक्षा देगा ये, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा देगा। प्लस अभी लगभग 50% नवीकरणीय ऊर्जा का भाग है ये। 2047 में भारत की ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। भारत के लिए 2070 में नेट जीरो कार्बन लक्ष्य में मदद करेगा। आर्थिक लाभ में देखेंगे, ठीक है, उद्योग, कृषि, ई कॉमर्स, इन सबको चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को हम लोग किससे प्राप्त देंगे, सौर ऊर्जा से देंगे, ठीक है। आर्थिक लाभ में और क्या देखा जा सकता है, हम ऊर्जा, बिजली बनाकर पड़ोसी देश जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश जैसे देशों को बेच सकते हैं। यह भी एक हमारी क्या होगी, आर्थिक लाभ में आएगा। तो इस तरीके का अगर 70 बीपीएससी का ये क्वेश्चन लिखा जाता तो दो कुछ पीछे पर्यावरणीय लाभ पूछा गया था और आर्थिक लाभ पूछा गया था, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते थे, ठीक है। आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। और साथ ही साथ में जब दो हिस्सों में लिखेंगे तो बड़ा क्वेश्चन था तो इसको एक्सप्लेन करते, इसे एक्सप्लेन करते। अब आपको क्या करना है, अब ये दो लाभ है, ठीक है, पर्यावरणीय लाभ है और आर्थिक लाभ है। तो आपको फिर यहां पर सरकारी पहल लिखने थे जो पर्यावरण के लिए फिर आर्थिक के लिए। जैसे प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना, जिसमें गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेगा। तो सोलर पैनल लगेगा तो सिंपल सी बात है, उन लोगों को बिजली का जो बिल है वो देना नहीं पड़ेगा, उनके पास पर्याप्त बिजली रहेगी जो शिक्षा
उनके लघु उद्योग, उनके और भी किसी भी दूसरे काम में मदद करेगा, तो वो स्कीम आप आर्थिक में डाल दीजिए, वो स्कीम आप किस में डाल दीजिए, आर्थिक में डाल दीजिए। रूफटॉप योजना लिख दीजिए, जैसे रूफटॉप योजना, रूफटॉप योजना में हम सोलर पैनल छत के ऊपर लगाएंगे। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, किसानों को अगर सोलर पंप दे दिया जाए तो उनकी बिजली की बचत होगी, तो उनके पैसे बचेंगे, उनको आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा तो कृषि से देश को आर्थिक लाभ होगा। तो यहाँ पर पीएम कुसुम योजना लिख दीजिए, पीएम कुसुम योजना लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए सर, तो आप क्वेश्चन पे ही बने हुए हैं। क्वेश्चन आपको जैसे पूछा जाए सौर के लाभ बताइए, तो आप लाभ तो लिख सकते हैं, पर एग्जाम में पूछा गया था पर्यावरणीय और आर्थिक पूछा गया था, तो आपको लाभ भी पर्यावरणीय के हिसाब से लिख के बताना है, आर्थिक भी पर्यावरणीय के हिसाब से लिख के बताना है। और जब सरकारी पहल आपको लिखनी पड़ेगी तो पर्यावरणीय सरकारी पहल आपको, देखिए आप अगर हेडिंग बांट के लिखेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्वेश्चन की डिमांड जो है उसी पे बने हुए हैं, क्वेश्चन से भटके नहीं है। एग्जामिनर जब आपको कॉपी चेक करेगा तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि मैंने पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पूछा था, बच्चे ने पर्यावरणीय और आर्थिक हेडिंग दे के ही बताया है मुझे। आप कुछ भी लिखिएगा, पढ़ने वाला जो चेक करने वाला बहुत अनुभवी होता है, वो पढ़ के आंसर में ढूंढ लेगा आंसर कहाँ है, पर जब वो ढूंढते समय परेशान होगा तो आपको भी परेशान करेगा, नंबर कम देगा। पर जब वो चीजें जो सवाल पूछी गई हैं उसको सारी चीजें आती हैं चेक करने वाले को, पर जो पूछा गया है वैसे उसी क्रम में अगर आप लिखते हो तो उसको पढ़ना और ढूंढना आंसर कि हाँ आंसर की डिमांड को पूरा किया है कि नहीं किया, ये उसके लिए बहुत आसान होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ने जो सवाल पूछा उसी क्रम में लिखा है, सवाल की मांगों को पूरा करते हुए लिखा है, इसलिए ऐसे केसेस में नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग बोला करते हैं कि भैया हमेशा क्या दीजिए आंसर राइटिंग में हेडिंग, फिर हमेशा क्या दीजिए आंसर राइटिंग में सब हेडिंग। वाई सर ऐसा क्यों हम हेडिंग सब हेडिंग देने की बातें करते हैं? आप हेडिंग सब हेडिंग ना दे और पूरे ऐसे की तरह आंसर को लिख दे, आंसर में कंटेंट होगा, पढ़ने वाला पढ़ेगा उसको समझ आएगा, समझ तो आएगा, पर वो आंसर में जो चीजें पूछी गई हैं उसको ढूंढने में वो परेशान होगा। और सिंपल सी बात है, जो परेशान होता है वो खुश होता नहीं है, खुश होता है तो नंबर कभी देता नहीं है। तो याद रखिएगा, आंसर राइटिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपको आंसर नहीं लिखना होता है, एक बेहतर दिखने वाला, अच्छा समझने वाला और क्वेश्चन की मांगों को पूरा करने वाला आंसर लिखना होता है। लोग बोलते हैं कि सर मेंस में बैठ जाइए खाली लिख दीजिए तो हो जाएगा, नहीं, लिख दीजिएगा तो शायद इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा। फाइनल मेरिट पे नाम उनका आता है जो सवाल की मांगों को, क्वेश्चन के फॉर्मेट को और ऐसा लिख कर देते हैं कि चेक करने वालों को परेशानी नहीं होती है। हेडिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्वेश्चन पढ़िएगा 70 बीपीएससी का क्वेश्चन पढ़िएगा, ज्योग्राफी में सोलर एनर्जी का क्वेश्चन आया था, उसमें पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पूछा गया था। तो लाभ तो सोलर ऊर्जा के बहुत सारे हैं, पर उसी लाभ को दो हिस्सों में बांटो। क्यों दो हिस्सों में बांटो? क्वेश्चन दो हिस्सों में पूछा गया है, तो क्वेश्चन की डिमांड पर्यावरणीय और आपका आर्थिक है, तो आप पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ का हेडिंग देखकर ही उसके अंदर लिखो। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्यावरणीय लाभ, ये मेरा हेडिंग है, आर्थिक लाभ ये मेरा हेडिंग है, इसके अंदर ये सब हेडिंग है, और इन सबको लिख के थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद और पर्यावरणीय लाभ क्या होगा, देखिए एक और लाइन बता देता हूँ। अगर कोयले से अगर हम लोग बिजली का उत्पादन करें तो कोयले को उत्पादन करने में खनन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखा है। बिना खनन का, बिना माइनिंग का कोयला तो निकलेगा नहीं। तो जब भी माइनिंग करेंगे, जितना कोयले की मांग बढ़ेगी, माइनिंग की प्रक्रिया और तेजी होती जाएगी। तो उस तरह से भूस्खलन, पर्यावरण, जल जीव, जंगल के जो जीव है या वन प्राणी है, ट्राइबल एरिया उस एरिया में रहता है, सभी को नुकसान है। तो अगर आप सौर ऊर्जा लगाएगा, खनन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, खनन प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त कर देगा सौर ऊर्जा लगाने से, तो ये भी एक पर्यावरणीय लाभ हो गया।
समझ रहे बात को आप? तो क्वेश्चन की मांग के हिसाब से लिखिएगा सर, आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक और चीज बताई है कि अब सरकारी पहल लिखना, तो सरकारी पहल भी आप जो लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निम्नलिखित पहल है, ठीक है, पर क्वेश्चन पे बने रहो। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निम्नलिखित पहल है, पर्यावरणीय के लिए ये पहल है और आर्थिक के लिए ये पहल है। एक प्रयास आता है, प्रयास स्कीम है, प्रयास स्कीम कंपनियों के लिए है, कंपनियों के लिए है, उन्हें कुछ लाभ दिया जाएगा कि वो सोलर की कंपनी स्थापित करे भारत में। सोलर की कंपनी स्थापित होगी तो सोलर का उत्पादन भारत में होगा, भारत में होगा तो आयात पे जो निर्भर है सोलर की इंडस्ट्री वो समाप्त हो जाएगी, भारत का पैसा भारत में रहेगा, राजकोषीय घाटा कम होगा, ये सब के सब आर्थिक लाभ में आएगा। तो आर्थिक लाभ में आएगा तो प्रयास योजना को हम आर्थिक लाभ के अंदर लिखेंगे, आर्थिक लाभ के अंदर लिखेंगे, या प्रयास लिखेंगे, सरकारी प्रयास लिखेंगे आर्थिक के आधार पर, और सरकारी प्रयास लिखेंगे पर्यावरणीय सुरक्षा के आधार पर। क्लियर कट है? तो इस तरीके से सोलर के टॉपिक को आप ढंग से कीजिएगा। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है बहुत अच्छे से कि आपको बताने के सोलर टॉपिक, अगर जो सोलर की जो टॉपिक आई थी 70 बीपीएससी में ज्योग्राफी वाले 38 नंबर में, जिस मेथड से मैंने आपको बताया इस मैप का इस्तेमाल कीजिए, इस मैप का इस्तेमाल कीजिए। सरकार की स्कीम जो लिखिएगा पर्यावरणीय और आर्थिक के लिए, उसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हो, केंद्र सरकार की स्कीम अलग लिखिए, बिहार सरकार की स्कीम अलग लिखिए। अब बीपीएससी का पेपर लिखोगे तो आपको बिहार सरकार की चर्चा करनी ही पड़ेगी, चाहे उसमें पूछा जाए या ना पूछा जाए, एक दो स्कीम जरूर लिखे, पर अगर बिहार सरकार का ही पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्कीम आपको बिहार सरकार का ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रो टॉपिक था जिसको आप पढ़िएगा, उसके बाद PYQ 70 बीपीएससी का पेपर को पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। जिस फॉर्मेट में मैंने बोला है क्वेश्चन की मांग पर टिके रहिए, क्वेश्चन की मांग जो है आपको सोलर में दुनिया भर की नॉलेज होगी, मैं मानता हूं आप पढ़ते होंगे, आपकी कंटेंट अच्छे होंगे, मानता हूं, पर जो चीज पूछा जाए उतना ही लिखिए। हर चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे सौर ऊर्जा के बाद और क्या क्या हमें पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब एनर्जी चैप्टर में आपको मेंस की क्लास में पढ़ाऊंगा तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। देखिए सौर ऊर्जा बिहार में है, आ सकता है, पवन ऊर्जा बिहार में नहीं है, जल विद्युत योजना बिहार में है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला है, ये वाला है। पर ये याद रखिए जल विद्युत जो बिहार में है उसकी क्षमता बहुत कम है, तो बिहार में जो जल विद्युत है भी वो क्या है, परमाणु। ज्वार भाटी है हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ समुद्र या तटीय क्षेत्र नहीं है। भूतापीय जनरली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में दिखता है, तो भूतापीय भी नहीं है। बायोमास का थोड़ी सी चर्चा भारत में, बिहार में है। कोयले का प्लांट लगभग 95% से अधिक है भारत बिहार में। परमाणु ऊर्जा ये हमें पढ़ना है क्योंकि हमें मिला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और भारत में बिहार में भी अब परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होगा आने वाले समय में, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछे सर इंपॉर्टेंट इनमें से, अगर मुझे 71 के लिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक करना है तो क्या किया जाए, तो सौर ऊर्जा कीजिए सर, जल विद्युत ऊर्जा कीजिए सर, और परमाणु ऊर्जा कीजिए। कोयला को भी कर सकते हैं, पर कोयले पे क्वेश्चन आता नहीं है, जहां तक मुझे पता है कोयले पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। पर अगर आपसे इन सभी ऊर्जाओं को पूछा जाए तो मैंने बता दिया सौर ऊर्जा जरूर पढ़िए, दोबारा आ सकता है, उसमें ज्योग्राफी में आया था, इस बार साइंस टेक में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जल विद्युत को पढ़िए, परमाणु ऊर्जा पढ़िएगा क्योंकि ये बजट में हमें इस साल मिला, करंट अफेयर में आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अलग बात है इसके बारे में बीपीएससी 71 बीपीएससी में नहीं पूछा करंट अफेयर तो इस बार चमत्कारी जैसा टाइप का था। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पूरे मेंस के बेस को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग साइंस टेक में। और याद रखिएगा साइंस टेक में 3 बातें मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। साइंस टेक जिस बच्चे का बहुत अच्छा होता है, हर सब्जेक्ट पे कमांड होती है, साइंस टेक GS2 आप सभी को पता है, GS2 में स्कोर 150 स्कोर क्रॉस नहीं करता। GS2 में जो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है वो साइंस एंड टेक है। नंबर 2, साइंस टेक अगर पढ़िएगा तो इसके 2 फायदे आपको ज्योग्राफी में भी सवाल देखने को मिल सकते हैं,
और करंट अफेयर में भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान से करंट अफेयर में भी सवाल पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक का, और साइंस एंड टेक का एक ए से भी आएगा। तो अगर आप इस सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं तो आपको पूरा मेंस आंसर राइटिंग में बहुत जगह आपको उसकी मदद मिल सकती है और आपके नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक